नमस्कार, लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। जिस तरह से नेपाल और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में भूकंप का जलजला आया है, उसको लेकर हर कोई संतप्त है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमें सिर्फ संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए या फिर सहायता। तो भूकंप जब भी आए तो सहायता ज़रूरी है कि संवेदना ज़रूरी है, ये अपने आप में बहुत ही अहम सवाल है। और जाहिर सी बात है, जब भी इस देश में कोई खतरा आता है तो पूरा देश एक हो जाता है। सबसे पहले सुनते हैं गृह मंत्री को, राजनाथ सिंह को, कि उन्होंने पूरे मसले पर क्या कहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति पूरी परिस्थिति का निरंतर आकलन कर रही है। सभी भारतीय अपने नेपाल भाई और बहनों के साथ दुख और आपदा की घड़ी में साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस परिस्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि हर संभव सहायता हम अपने नेपाली भाई बहनों को देंगे। जहां तक हमारे बचाव और राहत प्रयासों का संबंध है, भारत के 10 एनडीआरएफ के दल काठमांडू पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ टीमों ने अब तक 10 व्यक्तियों को जिंदा निकाला है और 4600 निकाले हैं। मैं समझता हूं कि संख्या और अधिक बढ़ गई होगी। अन्य 6 एनडीआरएफ की टीमें नेपाल के लिए भेजी जा रही हैं। भारतीय सेना ने एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और 18 चिकित्सा दल काठमांडू में नियुक्त कर दिए हैं। 22 टन खाद्य सामग्री और राशन पैकेट, 50 टन मिनरल पानी, 2 टन दवाइयां और चिकित्सा उपकरण, 1400 कंबल और 40 तंबू नेपाल भेजे जा चुके हैं। थल सेना, वायुसेना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कई दल भी चिकित्सकीय सहायता के लिए नेपाल भेजे गए हैं। यह सभी दल दवाइयों, स्ट्रेचर, बिस्तर आदि से लैस हैं। एक मानव रहित यान, यूएवी से बोलते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल, वह भी बचाव के लिए नेपाल के रास्ते में है। एक उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल टीम, जिसमें कि एडिशनल सेक्रेटरी होम और के नेतृत्व में, जिसमें विदेश मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, और संचार विशेषज्ञों के साथ बचाव एवं राहत कार्य में समन्वय के लिए नेपाल भेज दिए गए हैं। यह दल अपने साथ 250 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट और 15 हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट अपने साथ ले कर गए हैं। जहां तक नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का सवाल है, हमने अब तक 2500 से अधिक भारतीयों को निकालने में कामयाबी हासिल की है। हम उन्हें हवाई एवं सड़क मार्ग से, यह संख्या काफी बढ़ गई होगी अध्यक्ष महोदया, हमने विदेशियों को नेपाल से भारत आने के लिए मुफ्त वीजा देने की भी व्यवस्था कर दी है। इसी तरह की अन्य सुविधाएं उन विदेशियों को जो सड़क मार्ग से भारत नेपाल की सीमा के रास्ते आ रहे हैं को भी प्रदान कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर सड़क से आने वाले लोगों के लिए राहत शिविर लगाने की सलाह दी गई है। और मुझे सदन को यह बतलाते हुए बेहद खुशी हो रही है कि राज्य सरकारों ने वहां पर राहत शिविरों की व्यवस्था कर दी है। सशस्त्र सीमा बल से लगो अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री ने भूकंप से मरने वाले हर व्यक्ति के निकट संबंधी को एनडीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार 4 लाख रुपए तथा अन्य 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की घोषणा की है। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार मरने वालों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मरने वाले परिवारों को ही नहीं, बल्कि जिनके मकानों को क्षति पहुंची है उन्हें भी सहायता पहुंचाएगी। तो जब भी इस देश में इस तरह की स्थिति होती है तो सरकार बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आती है, लेकिन सरकार के साथ साथ इस देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी हस्तियां हैं जो चाहें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई एक संकट का जब भी समय आता है तो सब के सब एक हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल
ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि आज का जो हमने सवाल उठाया 11 प्राइम टाइम में, वो है कि हम संवेदना व्यक्त करें या फिर वाकई सेवा करें, सहायता करें। और आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे हमारे 3 खास मेहमान, और हमारे साथ हैं आज समाज सेविका और ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई महिलाओं की समस्या उठाती हैं, आम आदमी के लिए काम करती हैं, गीता कपूर जी। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं शिवसेना के उप विभाग प्रमुख वर्सोवा के, और लगातार व्यापारियों के संगठन से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं, नितिन कुमार नाम है इनका। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारे जो अगले मेहमान हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं कि एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद जुबैर एस मेमन। जुबैर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? यस सर, यस सर। चलिए, तो सबसे पहले गीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो ह्यूमन राइट्स का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, मानवाधिकार का भी अलग अलग रूप होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी आपदा जब आती है तो मानवाधिकारों को लेकर किस तरह की जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है? मानवाधिकारी को ये करना चाहिए कि मानवता धर्म क्या है, ये पहला सोचना चाहिए कि हर मानव को अगर तकलीफ होती है कोई भी देश में हो तो हमारा ग्रुप निकले, हर एरिया से हम लोग निकले और उनको जो सहायता चाहिए वो हम लोग जमा करके उन तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन अभी आपको मालूम है, इसके पहले भी गुजरात में भूकंप हो गया था, पूरा गुजराती लोग ने उनको मदद किया था। अभी यहाँ पर जो कितनी जगह भूकंप हो रहा है वो नेपाल में हो रहा है। अभी जो नेपाल में ज़्यादा तरीके से जो नुकसान हो रहा है लोगों का, तो मानवता के नाते मैं ये हर इंसान को बोलूँगी कि हम लोग भी घरों से बाहर निकले, जो भी हमारे पास है उन तक पहुंचाया जाए, यही हमारा मानवता का धर्म है। बिल्कुल, तो मानवता का धर्म जो होता है वो होता है कि मानव की सेवा की जाए। नितिन कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी इस तरह की मुसीबत आती है तो आपको नहीं लगता कि वाकई सारे पॉलिटिकल दल को एक हो जाना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि वाकई अभी भी उसमें कुछ कमी नजर आ रही है? सर जी, सबसे पहले मैं बड़े हर्ष के साथ बोलना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले कदम उठाए शिवसेना पार्टी के 21 सांसदों ने उठाए। सबसे पहले अपना वेतन 1 महीने का जो प्रधानमंत्री राजकोष में दिया है, वो सबसे पहला काम हमारे शिवसैनिकों ने किया है और माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद ही सभी सांसदों ने लोकसभा में एक कदम उठाया है। तो इससे तो बाकी पार्टियों को सबक लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वाकई इस तरह का जो कदम उठाया है आपकी पार्टी ने, उससे बाकी पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए? बाकी पार्टियों को बिल्कुल सबक लेना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों से, जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी आपदा पड़ चुकी है, आज हमारी केंद्र सरकार मदद कर रही है, स्टेट की सरकार है हमारी, जो यहाँ पे बीजेपी की सरकार है वो मदद कर रही है, सेना की सरकार मदद कर रही है, यहाँ तक कि मुंबई महानगर पालिका के लोग भी मदद कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर उत्तर प्रदेश, जिस स्टेट के अंदर कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के मुख्यमंत्री किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये देश की पूरी मीडिया देख रही है। तो कुल मिला के नेताओं को मौका मिलना चाहिए कि पॉलिटिक्स की जाए। आपको नहीं लगता कि अभी जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होती है उसको बिल्कुल साइड कर दिया जाए और बिल्कुल मानवता की बात महसूस की जाए? मैं इस देश के सारे नेताओं, सारे राजनीतिक दलों से निवेदन करता हूं कि जिस तरह हमारे जो सिटिंग सांसद हैं उन्होंने 1 महीने की सैलरी दी है, उसी प्रकार से पूर्व सांसद, उनकी भी सैलरी 20 से 25 हजार रुपए रहती है। उन लोगों को भी सारी अपनी सैलरी दे देना चाहिए, जिससे कि नेपाल में जो राहत है वो हमारे देशवासियों को राहत मिल सके। बिल्कुल। अब मेमन साहब के पास चलते हैं। मेमन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी भूकंप की स्थिति आती है तो हर कोई गिला शिकवा भूल जाता है और एक सपोर्ट करने की भावना को हमेशा से दर्शाता रहा है। इस बार जो भूकंप आया है नेपाल और बिहार, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अभी तो पश्चिम बंगाल से भी खबर आ रही है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में भी अभी झटके आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई जब सहायता देने की बात आती है तब सहायता देनी चाहिए या फिर सिर्फ संवेदना प्रकट करना चाहिए या फिर दिखावा होता है? जो सर, ये जो सहायता करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है जी। हमने क्या किया, आपने क्या किया, आरोप लगाने से अच्छा उन लोगों के लिए हम कुछ मदद करें, हेल्प निकाल के करें तो ज़रा अच्छा रहेगा। हमको सचिन बावरी साहब ने, हमारे अध्यक्ष ने भी कहा है कि इस पर नेतागिरी बिल्कुल मत करो, जिससे जो होता है जी वो काम कीजिए, रिलीफ निकालिए, जो भी हेल्प होता है, राशन है, कपड़े से, जहाँ तक कि शूज़ तक भी दीजिए जी। और हम खुद एक रैली निकाल रहे हैं, सचिन बावरी साहब हमारे, जलालुद्दीन शेख साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजय दीनाथ पाटिल साहब है, जयंत पाटिल साहब है, ये हम लोग की मीटिंग करके एक रैली निकाल रहे हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम राष्ट्रवादी के वाले हैं या शिवसेना वाले, उनसे हमको नहीं मतलब है। हमें मतलब है जो नेपाल में जो हुआ, इंसानियत की बात सुनेंगे आप? इंसानियत बहुत जरूरी है, वो कोई भी पार्टी हो। हम चाहते हैं इस वक्त हम सब एक हो जावे और उनकी हेल्प करें।
बिल्कुल। ताकि कि हम राजनीति ना करें इसमें। बिल्कुल, राजनीति को साइड रखना होगा। लेकिन एक बार हम सुनते हैं योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने इस प्रकरण पर क्या बयान दिया है। सुनते हैं योगी आदित्यनाथ को। हमें वहां पर भारत ही हमारा सच्चा मार्गदर्शन कर सकता है। मोदिया काठमांडू वैली तक, पोखरा तक वहां पर राहत कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो मुख्य केंद्र था लामजुंग और उसके आसपास का गोरखा आदि, जो आधुनिक नेपाल की न्यूज जिस गोरखा में पड़ी थी, वह क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो गया है। वहां कुछ भी नहीं बचा हुआ है। वहां तक अभी तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि वहां जाने के साधन नहीं है। हम जिस प्रकार से यहां पर सभी लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, नेपाल सांस्कृतिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारा एक सहोदर भाई के रूप में वहां पर जिस रूप में आज भी हिमालय में हम सब की सुरक्षा की दृष्टि से वैध सुदृढ़ दुर्ग के रूप में खड़ा है, हम सबको दुख की इस घड़ी में उनका साथ अधिक से अधिक मदद देनी चाहिए और उन्हें इस बात का आभास कराना चाहिए कि एक बड़े भाई के रूप में भारत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। एक बार पुनः मैं अपने दल की ओर से उन सब के प्रति जो इस त्रासदी के शिकार हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और जो भी सहयोग हम लोगों के स्तर पर होगा, हम लोग भरपूर मदद करेंगे। और अच्छा होगा कि यहां का एक संसदीय दल भी उन क्षेत्रों में जाकर के राहत कार्यों में। तो नेताओं की अगर हम बात करें तो हर कोई जिससे बात हो रही है, जिसका बयान सामने आ रहा है, उससे यही पता चल रहा है कि वाकई वो कहीं ना कहीं से दुखी है और अभी लगातार जिस तरह से सहायता राशि दी जानी चाहिए, जो भी मदद हो सके, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो छवि है वो बहुत ही अच्छी बने, क्योंकि सरकार उनकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज नहीं होती, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए गीता जी, तो क्या ये सीन देखने को मिलता? जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही जल्दबाजी में फैसला लिया और मदद के लिए तत्परता दिखाई। नहीं, उन्होंने तो अच्छा किया है, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, इस वक्त वो सब भूल के एकता होना चाहिए और सब जन मिल के उनको मदद करना चाहिए। सब अपना ये भूलना चाहिए, मैं कांग्रेस में हूँ, ये हूँ। मानवता के नाते एक होके हर देश में कहाँ भी कुछ होता है तो एकता होके हम लोग उनको मदद करना चाहिए। अगर मोदी जी वहाँ करे तो हमको भी उनका साथ देना चाहिए इंसानियत के नाते। अगर हमारी संस्था है, संगठना है, वो भी इकट्ठा होके उनको मदद करना चाहिए। हमारे घर घर से अगर औरतें कुछ थोड़ा अनाज वगैरह दे तो वहां तक हम पहुंचा सकते हैं। तो मैं यही संदेश दूंगी हर नागरिक को कि सही में आप सब बाहर निकलो, कभी अपने ऊपर भी ये टाइम आ सकता है, तो अभी हम लोग उनके लिए हेल्प करना चाहिए। उत्तराखंड में हो गया था, तभी भी सब मोदी जी ने, गुजराती लोगों ने ज्यादा ये किया था। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि जो फिल्म स्टार लोग हैं, जैसे राखी रेखा जी ने एक टाइम, मुझे मालूम है, बाहर में 5 करोड़ का ये दिया था, तो मैं अच्छी लेडी समझती हूँ उसको। तो हर फिल्म नेता उनके पास पैसा है, तो मैं समझती हूँ बाहर आ जाओ। सलमान खान है, चाहे शाहरुख खान है, अगर कोई और चीजें होती तो बाहर आते, तो वो भी बाहर निकले। हर फिल्म स्टार अगर बाहर आए, मोर्चा निकाले या ये निकाले, तो जरूर मदद मिलेगी। लेकिन करना चाहिए, सिर्फ अंदर बैठ के अपने बातें करेंगे तो उससे होने वाला नहीं है। आगे बढ़ के सेवा करना चाहिए। उधर जाके क्या प्रॉब्लम है उसको हम मिल के फेस करना चाहिए, तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है उन लोगों का। नितिन जी, वाकई जिस तरह से गीता जी कह रही हैं कि जो स्टार होते हैं उनके अंदर एक आकर्षण होता है। अगर वो जिस तरह से रेखा जी ने 5 करोड़ की सहायता राशि दी थी, आपको नहीं लगता कि बाकी जो कलाकार हैं, बाकी जो स्टार हैं, उनको भी आगे आना चाहिए क्षेत्र में? सबसे पहले बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब भी पाकिस्तान में या किसी और स्टेट में या किसी और देश में अगर कुछ भूकंप या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हमारे सलमान, शाहरुख और आमिर खान, ये तीनों लोग सबसे पहले आगे आते हैं। आज इतना बड़ा नेपाल के अंदर हादसा हुआ है, भूकंप पीड़ित लोग हैं, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सारे जात धर्म के लोग हैं, लेकिन अभी तक वो लोग अपने घर से बाहर नहीं आए, और नहीं तो बाहर आए और किसी भी प्रकार की उन्होंने आर्थिक मदद नहीं की है। मुझे बहुत दुख की बात है कि वो हमारे देश में रहते हैं, तो हमारे देश के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहते हैं। और एक इस राजनीतिक दल के अंदर एक दल है MIM, जो मुस्लिम वादियों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए एक रहनुमा बन के आया था। आज नेपाल में जो लोग मारे जा रहे हैं उसमें भी मुस्लिम लोग हैं। आज वो चुप क्यों बैठे? ओबीसी कहाँ गया है? ओबीसी के जो लोग थे वो कहाँ गए हुए हैं? वो सामने आना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। और अगर ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये देश के गद्दार हैं। ये अपने मुस्लिम भाइयों को और सारे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि ये गद्दारों को सबसे पहले यहाँ से, इस देश से भगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, आप इसलिए ऐसा जोर देकर जो बोल रहे हैं उसके पीछे ये तो नहीं है कहीं नितिन जी की आपके सांसदों ने
अपना पगार दिया है 1-1 महीने का। अगर पगार नहीं दिया होता तो क्या आप ऐसे बात करते? मैं लेमन चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे सांसदों ने तो जो छोटे छोटे जो दल थे इस महाराष्ट्र के, जो अपने आप को सिर्फ महाराष्ट्र लॉबी मराठियों का बोलना चाहते थे, सिर्फ हम मराठी हैं। लेकिन केदारनाथ में जिस तरह से हादसा हुआ था, नितिन जी आपको एक जानकारी दे दूं कि वहां पर ओवैसी ने अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हमें पॉलिटिकल बातों को साइड कर देना चाहिए। मेमन साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की बातें होती है तो क्या आपको नहीं लगता कि जब हम पॉलिटिकल बातें करते हैं तो जो पीड़ित परिवार है, जो या फिर इस भूकंप में कहीं ना कहीं से त्रासदी का शिकार हुआ है, उसके अंदर गुस्सा आता है नेताओं के प्रति? सर अभी भी देखिए राजनीति ज़्यादा हो रही है और हेल्पलाइन कम हो रही है। ये भाई हमारे जो बैठे हैं वो बता रहे हैं आपको कि ओवैसी ने क्या किया। अभी भी आप लोग के दिल में वही चालू है, ओवैसी ने किया, हमने ये पगार दिए। हमें ये देखना कि हम इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने नहीं किया, हम कर सकते हैं ना, आप करो, सब मिलजुल के करो जी। इसमें राजनीति बिल्कुल मत करो। कल वहाँ हुआ और फिर आज कल यहाँ हुआ तो अब क्या यही चलेगा? बिल्कुल। क्या ओवैसी के आदमी है, मुस्लिम है, हिंदू है, अभी भी इस वक्त सबको एक होने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। रिलीफ रैली निकाली इसमें सब रहे, इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं आती। तो आपकी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ने का काम करेगी? हमारी पार्टी ने हमको पहले ही आदेश दिया, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होगा। हमारे तत्पर साहब ने भी कहे 80% समाज सेवा होगी और 20% राजनीति होगी। लेकिन इस वक्त हम लोग कोई राजनीति करना नहीं है। हमारे सचिन बाबू साहब ने पहले ही कहा है, जिससे जो मदद होती है लीजिए और पैकेज बना के वहाँ पहुँचाइए। जी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जब भी कोई हादसा होता है मेमन साहब, हिंदुस्तान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और सबसे पहले बोलता है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन नेपाल का मामला हो या फिर हिंदुस्तान का मामला हो, अमेरिका ने मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का अभी भी प्रस्ताव नहीं आया कि लगे कि हाँ वाकई पड़ोसी देश है। सर देखिए उनका तो मुझे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे देश में हम हिंदुस्तानी है, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी है। दूसरी बात है कि आज भी कहीं जगह पे जहाँ मदद अभी तक नहीं पहुंची, आपके माध्यम से टीवी में न्यूज़ में भी देखा हूँ कि 1-2 बच्चे को निकाला गया है वहीं के लोगों, वहाँ पे अभी तक कोई हेल्प नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि हम लोग खुद वहाँ जावे, यहाँ से मुंबई से लेके आके वहाँ उनके अपने हाथों से देवे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ से सब जाता है लेकिन वहाँ पहुँचता नहीं है। अच्छा मेमन साहब, अभी सबसे बड़ा एक जो खतरा है वो मुंबई के भी ऊपर मंडरा रहा है। जिस तरह से मुंबई में भ्रष्टाचार की वजह से हमने हमेशा देखा है कि मैंग्रोव की कटाई हो जाती है, 16 माला की बिल्डिंग होती है, उस पर 32 माला बना दिया जाता है। तो ऐसे कई हमने कारण देखे हैं जिससे लगता है कि वाकई हमने कुदरत के साथ या फिर कानून के साथ मजाक किया है। आपको लगता है कि वाकई अब हमें संवेदनशील होना चाहिए कि वाकई बहुत जरूरी है इस पर गौर करना, क्योंकि आने वाले कल में हमें भी ये तकलीफ हो सकती है। जी। आज बीजेपी शिवसेना की जो सरकार आज ये बता रहे भाई हमारे कि यहाँ ऐसा, तो अभी आपकी सरकार है, अभी आप एक्शन लीजिए। नितिन जी आप क्या कहेंगे? ये जो आपने मुद्दा उठाया बॉम्बे के लिए, अगर बॉम्बे के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो हमारे इस मुंबई और महाराष्ट्र के बिल्डर है, और इनके पीछे जो हाथ था वो कांग्रेस लॉबी का हाथ था। क्योंकि पिछले 10 सालों से कांग्रेस के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे जो बिल्डरों को मदद करते थे। आज 6 महीने बाद हमारी शिवसेना की सरकार आई है, लेकिन बिल्डिंगें तो बहुत पहले से बन चुकी हैं। उस समय आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि किसी की बिल्डर के ऊपर मैंग्रोव काटने पर कोई भी केसेस नहीं बने हैं, क्योंकि वो नेता हो, पुलिस स्टेशन हो, बीएमसी के अधिकारी हो, या महानगर पालिका के लोग हो, या माड़ा के लोग हो, वो सब आपस में मिलकर ये सब काम किए। अगर उससे कोई नुकसान होता तो सबसे पहले हमारी कांग्रेस सरकार जो है, भ्रष्ट सरकार जो थी, वो इस चीज की जवाबदार है। ये बात मैं सच्चाई से बोलने को तैयार हूँ। बिल्कुल। मेमन साहब बताइए। अरे अभी बीएमसी सरकार तो इनकी है, बीएमसी सरकार तो हमारी नहीं थी, तब ये क्या कर रहे थे। अभी आपकी सरकार है, आप देखिए आप क्या करते। लेकिन देखिए अभी सवाल फिलहाल ये है कि क्या इस भ्रष्टाचार को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि अभी इस वक्त सर ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे मुंबई को भी खतरा सामना करना पड़े। हमें लोगों को सबक लेना चाहिए सिर्फ देख के। बिल्कुल, सबक लेना बहुत ज़रूरी है। गीता जी, अगर हम सबक लेने की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि आज भी जिस तरह से हम कुदरत के साथ मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, मैंग्रोव उखाड़े जा रहे हैं, उसको अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। और मुंबई में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ अगर मुंबई में कोई भी खतरा होगा तो बहुत ज़्यादा विनाश हो जाएगा। हाँ जी, एक क्या है कि अभी इतनी लंबी लंबी टावरें बनती हैं, प्रदूषण बढ़ता है, झाड़ काटे जाते हैं, हरियाली खत्म होते जा रही है, खाड़ी में बिल्डिंगें बने जा रहे हैं। हमारा जो मुंबई है, शहर है, वो पानी के बीच में है, वो धीरे धीरे से पूरा वो कवर होते जा रहा है। तो आप बताइए आशुतोष जी कि अगर ऐसे बिल्डिंग्स बड़े बड़े बिल्डर अपने पैसे के लिए बना रहे हैं तो गरीबों को बेचारे कितना नुकसान है, और हमारा देश को भी, भारत को भी हमारा नुकसान है। अगर इसी तरह के इंद्रिगली भी बिल्डिंग्स कितने हैं,
जो जगह नहीं, जो गलियां नहीं जाने के लिए वहाँ घर बन रहे हैं, तो नेचुरल थिंग्स वहाँ यहाँ की ख़त्म होते जा रही है और दूषित हवा ये होती है, बीमारी आ रही है। तो मैं तो सोचती हूँ कि मुंबई में अभी जो बड़े बड़े टावर्स और ये बन रहे हैं, तो उनको अभी बंद करना चाहिए कि हमारे ऊपर भी ये टाइम ना आए जो अभी ये सब उष्णता के वजह से होता है, जो गर्मी बढ़ती है ये इसके लिए होता है। अगर खाड़ी और ये सब बुझाई जा रही है, झाड़े काटे जा रहे हैं, तो इसमें कुदरतों से खेल कर रहे हैं लोग। कुआं भी बुझा दिए गए, बहुत सारे कुआं हमेशा के लिए मिटा दिए गए हैं। कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो उनको ये अधिकार नहीं है कुदरत से खिलवाड़ करने का। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं से एक जागरूकता रैली निकालनी होगी हर पार्टी को, कि आम आदमी भी समझे कि वाकई अगर हम कुदरत के साथ मजाक करेंगे तो विनाश का सामना हमें ही करना पड़ेगा। मेमन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग सक्षम है इस देश में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि मदद जरूरी है या फिर सिर्फ हाथ हिला के दुख प्रकट कर देना? मदद करे तो और भी अच्छी बात है, हाथ लेकर सब लगे हैं, लेकिन मदद वहाँ पहुँची नहीं है। मैं मानना ऐसा, सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप आगे आइए, घर से निकलिए और राजनीति कम कीजिए और जितनी मदद आपको लगता है आप कीजिए। बिल्कुल, यथासंभव मदद करनी चाहिए। अभी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को सुनते हैं कि अफवाहों को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाह फैलाए जा रहे हैं, उसको लेकर वो क्या कहते हैं, सुनते हैं रविशंकर प्रसाद को। नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, ये संवेदना में और त्रासदी में जितना भी हो सकता है हम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है, बाकी प्रदेशों ने भी निभाई है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुख्यमंत्रियों से बात की है, नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है, मैंने भी स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है। तो भारत सरकार की ओर से जो भी करना होगा हम करेंगे। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि संसद ने आज एक स्वर में बोला है। हम आपसे इतना ही आश्वस्त करना चाहते हैं, अगर कहीं कोई संचार में कोई कमजोरी होगी तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। देश के लोगों से, जैसा मैंने सदन में निवेदन किया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, कृपया करके अफवाह। अभी जिस तरह से सोशल मीडिया का बोलबाला है, ऐसे में कुछ मजाक भी हमने देखे हैं, कई गंभीर अफवाह भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को क्या संवेदन और दुख से मतलब नहीं रह गया है? नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फेसबुक पे, ट्विटर पे लोगों ने मजाक उड़ाया है, कई ऐसी घटनाएं हैं, चाहे वो राहुल गांधी के उत्तराखंड यात्रा को लेकर हो या फिर कुछ ऐसी अफवाहें फैली हैं जिससे कहीं ना कहीं से पूरे समाज में सवाल ये उठ रहा है कि दुख की इस घड़ी में हम ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। मैं देश की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग ये काम को कर रहे हैं तत्काल उसको बंद कर दें, और जो नेपाल में जो हादसे हुए हैं भूकंप द्वारा, उनके लिए सहयोग करने का काम करें। लेकिन बार बार दिल में एक बात आती है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से बीजेपी और सेना की सरकार सेंटर और महाराष्ट्र में काम कर रही है भूकंप पीड़ितों के लिए, वो पूरी देश की दुनिया देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के लोग बैठ के इस चीज को तमाशा देख रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग भी आए, सरकार का साथ दें और इस काम को, इस जो आज हमारा देश और हमारा पड़ोसी मुल्क जो आज मुसीबत में फंसा है, उसको कैसे भी निकालने का काम करें। बिल्कुल। मेमन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अफवाहें फैलाई जाती है या फिर दुष्प्रचार होता है, उससे कितना बचना चाहिए आम आदमी को? देखिए, हर इंसान को अफवाह से बचना चाहिए। अफवाह किसी चीज़ें फेसबुक पर जो डालते हैं, जो हर कौम के लिए गलत चीज़ होती है। हिंदू को मुसलमान के बारे में, मुसलमान के हिंदू के बारे में भड़काया जाता है जी। तो मैं बिल्कुल विनती है सब लोगों से कि कृपया इस पर ध्यान ना दिया जाए और अपनी जो मदद आपको करना वो कीजिए। बिल्कुल। तो खुलकर इंसानियत दिखाने का एक मौका है सबके पास, और जाहिर सी बात है जब आप मानवता की बात करेंगे तो आप जाति, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठ जाएंगे और बस एक ही रिश्ता आप निभाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई इंसान दुखी है तो आप उसका हाथ पकड़ के उसको निकाल लें और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। गीता जी, इस तरह का जो हम सपना देखते हैं कि वाकई सब एक दिन ठीक ठाक हो जाएगा, कैसे ठीक होगा? आपको लगता है कि वाकई जिस तरह से हम बटे हुए आज की तारीख में, दुख की घड़ी में हम एक हो जाते हैं, लेकिन दुख जैसे थोड़ा कम होता है फिर हम बढ़ जाते हैं आपस में? मैं तो ये सोचती सर्वधर्म समभाव, ये हिसाब से अगर हर इंसान चले, पार्टी को छोड़ दो, अगर राहुल गांधी नहीं करता है तो हम लोग है ना, एक राहुल गांधी से नहीं होता है, अगर कांग्रेस नहीं करती है तो अगर उन लोग में इंसानियत नहीं है तो मैं ये बोलूँगी कि इंसानियत नहीं तो लोगों के दिल तलक उनकी बात, तो उनको लोगों को ही ये होएगा कि ये आदमी अगर कांग्रेस का है तो इसको इंसानियत नहीं है, इसमें प्यार मोहब्बत नहीं है, सिर्फ
ये लोग अपने कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं और ये इसमें लोग मारे जा रहे हैं इसमें। तो मैं कांग्रेस को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इंसानियत के नाते अगर थोड़ा भी आपके मन में भावना है गरीबों के लिए, आप आज नहीं तो कल आप भी आएंगे आगे, तो गरीबों के लिए आप जरूर मदद कीजिए। ये मेरी सोनिया जी से भी रिक्वेस्ट होगी, राहुल गांधी से भी रिक्वेस्ट होगी कि जैसे शिवसेना वाले सब लोग हम इकट्ठा इंसानियत के नाते आ रहे हैं, इसमें कोई पार्टी का संबंध ही नहीं है। अगर वो सही में इंसान है तो हमको जरूर हमारे साथ आएंगे और हमारे देश को मदद करेंगे। यही मैं रिक्वेस्ट उनको करती हूँ। बिल्कुल सही बात है। रिक्वेस्ट का मतलब ही होता है हम आपसे उम्मीद करते हैं, हम आपसे कहीं ना कहीं से ये जोड़ने का काम करते हैं कि देश की जो स्थिति है, जो भी दुख की घड़ी होती है, उसमें हम सब एक हो जाए। लेकिन अब वक्त आ गया कि मुंबई के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, देश की आर्थिक राजधानी है, सपनों का नगर है मुंबई। मेमन साहब, आपसे नहीं ये जानना चाहेंगे कि वाकई आम लोगों को जागरूक करने के लिए आप किस तरह का कदम उठाएंगे कि मुंबई में आने वाले दिनों में कोई भी खतरा ना उत्पन्न हो? चाहता हूँ कि एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा सब साथ में मिलकर निकले। मुंबई से पूरे महाराष्ट्र के अंदर सब जितनी भी पार्टी सब एक हो, रिलीफ रैली निकाले, उसमें सबको पता चलेगा कि कौन सी पार्टी किधर है। हम ये नहीं कि ये पार्टी नहीं निकली तो हम भी नहीं करेंगे, हम तो जो होता हम करेंगे। हम अगर दूसरे को तो आरोप लगाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है। कुल मिला के अब वक्त आ गया कि हम अपनी गतिविधियों को उस कदर आगे बढ़ाएं जिसमें ना जात, धर्म या फिर विचारधारा आड़े आए। अब वक्त है इंसानियत का एक जो रास्ता है उसको बनाने का, उस पर हर किसी को मिलकर बढ़ना चाहिए। जैसा कि गीता जी ने कहा, निश्चित रूप से भूकंप में हमें ज़रूरत है कि संवेदना भी प्रकट करें, लेकिन जितना हो सकता है हमसे यथासंभव उतनी मदद ज़रूर करें। आज के इस चर्चा में आज हम अपने मेहमानों को धन्यवाद कहेंगे। गीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेमन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नितिन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश संकट के दौर से गुजर रहा है और भूकंप बहुत ही बड़ी तकलीफ लेकर आई है। हर कोई परेशान है। कोई परेशान इसलिए भी है कि उसके रिश्तेदार या फिर उसके घर के लोग बाहर गए हुए हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन भारत सरकार के साथ साथ बाकी जो लोग हैं वो भी अगर तत्परता दिखाएं तो हम कह सकते हैं कि वाकई सेवा के साथ साथ अगर हम संवेदना भी प्रकट करें तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा और दुख की इस घड़ी में हमें महसूस होगा कि हम सब एक हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। you